आज अपन पढ़ेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संसाधन वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें आज पढ़ेंगे जल संरक्षण और प्रबंधन। देखिएगा, जो अलवणीय जल है अर्थात मीठा पानी की बढ़ती मांग और इसकी घटती आपूर्ति को आपूर्ति से सतत पोषणीय विकास के लिए जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है। यानी इस जल को बचाना बहुत जरूरी है, जल संसाधन को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर लगभग 3% पानी है वो मीठा पानी है, बाकी पानी खारा है और अधिक लागत के कारण इसको क्या है ठीक नहीं किया जा सकता है। तो जो मीठा पानी है उसकी लगातार जनसंख्या वृद्धि होने के कारण इसकी मांग है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी जो उपलब्धता है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य की जो पीढ़ी है, उसके लिए जल को संरक्षण करना और प्रबंधन करना अति आवश्यक है। अब इसकी जो सुझाव दिए गए हैं जल संरक्षण हेतु सुझाव, जल संरक्षण हेतु सुझाव। देखिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है जल को कैसे बचाया जा सकता है। जल को, जो मीठा पानी है उसको कैसे बचाया जा सकता है। उसका पहला टॉपिक आता है कि जल प्रदूषण का निवारण। यानी जल प्रदूषण का निवारण, हाँ, जो पानी खराब हो रहा है, बेकार हो रहा है, उसको अन्य कामों में उपयोग लेकर के उसका उपयोग किया जा सकता है मीठे पानी का। जैसे कि पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल संसाधन की गुणवत्ता है वो निरंतर तीव्र गति से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यदि कृषि के अंदर जो कीटनाशक दवाइयां अपन डालते हैं, उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, यदि उसको अपन कम कर दिया जाए, कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक खादों का, उर्वरकों का यदि अपन उपयोग इनका कम कर देंगे तो क्या है, जल को बचाया जा सकता है। दूसरी बात कि जो प्रदूषित जल है उसका, यानी बेकार जल है, उसका शोधित करके, उसको शुद्ध करके जल स्रोतों में जो निकासी है, उद्योगों के प्रदूषित जल का
उप उत्पादों में उपयोग कर जल प्रदूषकों में प्रभावशाली ढंग से क्या है, कमी लाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जल का जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित तो क्यों हो रहा है, उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि कृषि कार्य हैं, यदि उसमें अपन कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम कर देंगे, रासायनिक खादों का उपयोग कम कर देंगे और उर्वरकों का उपयोग अपन कम कर देंगे, तो जो शुद्ध जल था उसमें कमी, जो बेकार जल हो रहा है उनमें कमी लाई जा सकती है। इसी प्रकार यदि दूसरी बात करें, जो उद्योग हैं, उद्योगों में से जो निकलता हुआ जो प्रदूषित जल है, बेकार जल है, उप उत्पादों और उसमें उपयोग लिया जा सकता है और कर जल प्रदूषणों में प्रभावी पूर्ण से क्या लाई जा सकती है, कमी लाई जा सकती है। दूसरा आता है जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। पुनर्चक्रण का मतलब होता है एक बार जल का उपयोग करके दोबारा से उसको उपयोग में लाना, पुनर्चक्रण कहलाता है। अब पुनर्चक्रण देखिएगा, जो कम गुणवत्ता वाला जल होता है, कम गुणवत्ता वाला जल है, उसका उपयोग शोधित जो अवशिष्ट जल का उपयोग है, उसका जो उद्योगों की मशीनरी होती है उसको ठंडा करने के लिए और अग्निशमन यानी आग बुझाने के लिए उस जल का क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो स्नान करने पर जो पानी आता है उसका बर्तन धोते हैं, उस पानी का उपयोग बागवानी के लिए क्या है, किया जा सकता है। तो यह पुनर्चक्रण कहलाता है। जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। तीसरा बिंदु आता है इसका जल संभरण प्रबंधन। जल संभरण प्रबंधन का मतलब होता है कि जो वर्षा का जल होता है और धरातलीय जल होता है, वर्षा का जल धरातल पर या धरातलीय जल एवं भौम जल, भौम जल संसाधनों का प्रबंधन करना है। यानी जो तालाब हैं, झीलें हैं, बांध हैं और जो अप्रवाहित वाले जल हैं, गड्ढे हैं, उनमें जो जल है उसका प्रबंधन करना और पुनर्भरण करना शामिल होता है। यही जल समर प्रबंधन कहलाता है। यानी धरातलीय जल का और भौम जल का, बरसात के जो जल है उसका कुशल प्रबंधन करना ही जल समर प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। अब जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है खासकर, उनमें बहुत सारी योजनाएं जल समर प्रबंधन के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। देखिए, नंबर 1 है हरियाली
जल संभरण विकास परियोजना। केंद्र सरकार के द्वारा ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये क्या है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं भारत के, प्रमुख रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए पेयजल के लिए, वन रोपण के लिए, कृषि कार्य के लिए क्या हो सके, जल समर विकास परियोजना है वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू की गई है। यह हरियाली जल समर विकास परियोजना है। हरियाली जल समर विकास परियोजना क्या है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए पीने के लिए पानी मिल जाए, वृक्षारोपण के लिए, कृषि कार्य के लिए पानी उपलब्ध कराना इस हरियाली जल परियोजना का मुख्य परियोजना है। दूसरी जो हमारी योजना आती है आखारी पानी संसद योजना। आखारी पानी संसद योजना है वो राजस्थान के अलवर जिले में, संचालित की गई है। तीसरी जो परियोजना है वो है नीरू मीरू, यानी जल और आप योजना। यह योजना हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में क्या की गई है, संचालित की गई है। आंध्र प्रदेश में संचालित की गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में क्या की गई है, संचालित की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो अंतःस्राव है, तालाब है, जोहड़ है, उनकी क्या करना है, खुदाई करना है, उनको गहरा करना है, ताकि जो बरसात होती है उस बरसात का जल इसमें आ सके और पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, वृक्षारोपण के लिए क्या हो सके, जल उपलब्ध हो सके। भारत के अंदर एक तमिलनाडु राज्य, वहां पर तो सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि जो कोई व्यक्ति घर बनाता है, इमारत बनाता है, तो पहले उसे भूमिगत टैंक बनाना अनिवार्य कर दिया गया। तमिलनाडु राज्य में भूमिगत जो टैंक है उसको बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना इमारत का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, और चौथा बिंदु आता है हमारा इसका वर्षा जल संचयन। देखिएगा, वर्षा जल संचयन का मतलब क्या होता है, यानी वर्षा के पानी को एकत्रित करना ही वर्षा जल संचयन कहलाता है। यानी वर्षा के पानी को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, वर्षा जल संचयन के नाम से क्या है, उसे जाना जाता है। इस वर्षा जल संचयन के द्वारा भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। देखिएगा, बरसात का जल है इसको गड्ढों में, कुओं में और तालाबों में, बांधों में इसको इकट्ठा किया जा सकता है। अब ये बरसात जल का जो उपयोग है वो दोहरा उपयोग होता है। पहला उपयोग तो ये होता है कि जब वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी, मृदा अपरदन की जो समस्या है वो कम हो जाएगी।
तीसरी बात, जो भूमिगत जल स्तर है वो पुनः ऊंचा हो जाएगा, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। तीसरी चौथी बात यह है कि जो आज प्रतिदिन के हिसाब से जो जल लगातार खराब होता जा रहा है, इसकी गुणवत्ता जल की कम होती जा रही है, उस गुणवत्ता को क्या है, कम किया जा सकता है। मीठा जल जो बरसात का पानी होता है एकदम शुद्ध जल होता है, लवणीय होता है, ठीक है। तो बरसात के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। तो शुष्क जो ऋतु होती है, गर्मियों वाली ऋतु, उसमें यदि इकट्ठा पानी हो जाएगा बरसात का, तो जो मौसम के अंदर पेयजल की समस्या आती है उससे काफी हद मात्रा में क्या है, निजात पाया जा सकता है। तो ये अपना जो जल समर प्रबंधन वाला टॉपिक है वो यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन वाला टॉपिक अपन, अब जो जल संसाधन वाला टॉपिक है वो यहीं पर पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है खनिज। खनिज सीधी सी परिभाषा है, भूगर्भ से जो पदार्थ खोद कर निकाले जाते हैं, जो पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। ठीक है। खनन, खनन किसे कहते हैं, खनिजों को खोदने की क्रिया को खनन कहते हैं। ठीक है। और खान किसे कहते हैं, जिन क्षेत्रों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं। ठीक है। तो वे सभी प्राकृतिक पदार्थ या जो वे पदार्थ भूगर्भ से या जमीन के आंतरिक भागों से, धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज खनन, खनिजों को खोदने की क्रिया को खनन कहते हैं। और वे क्षेत्र जहां से खनिजों को निकाला जाता है उस स्थानों को खान के नाम से क्या है, जाना जाता है। अब जो पढ़ेंगे अपन, भारत में खनिजों का वितरण। भारत में खनिजों का वितरण देखिएगा। भारत में खनिज जो श्रृंखलाएं हैं वो प्रमुख रूप से 6 भागों में इसे बांटा जा सकता है। नंबर 1 है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जो क्षेत्र है ये झारखंड हो गया, ये वाला इलाका है ये वाला, और ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका हो गया ये वाला। ठीक है। और ये उड़ीसा वाला इलाका हो गया। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वाला इलाका जो पूर्वी भारत की तरफ आता है, इसमें प्रमुख रूप से जो खनिज हैं यहाँ लोहो अयस्क, लोहो अयस्क कोयला है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर है, तांबा है,
के भंडार हैं। ठीक है, कौन कौन से इलाके में? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये वाले भाग हैं। यहाँ पर लोहायस्क कच्चा लोहा निकाला जाता है, कोयला भी है, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा के यहाँ प्रचुर भंडार हमारे भारत के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश, ये वाला भाग, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और महाराष्ट्र, ये वाला महाराष्ट्र वाला इलाका ये हो गया। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से यहाँ पर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला इलाका, यहाँ ये वाला इलाका है, ये वाला। ठीक है, इन इलाकों में प्रमुख रूप से लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ लौह अयस्क है, मैग्नीज यहाँ प्रमुख रूप से पाया जाता है, बॉक्साइट भी यहाँ है, अब्रक भी यहाँ आसानी से पाया जाता है, तांबा, तांबे व हीरे के भंडार हैं यहाँ। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों में चाहे छत्तीसगढ़ भी हुआ, इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट है, अब्रक है, तांबा है और हीरा, इसके क्या है, यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या है, भंडार पाए जाते हैं। तीसरा टॉपिक आता है कर्नाटक और तमिलनाडु। ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, ये वाला, ये गोवा है, और ये तमिलनाडु, ये वाला भाग, ये वाला यहाँ, ये वाला भाग है कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ यहाँ प्रमुख रूप से, यहाँ प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में, यहाँ प्रमुख रूप से, यहाँ लिख देता हूं, चांदी है, चांदी पाई जाती है, सीसा है, जस्ता है, चांदी, सीसा, जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज, अभ्रक, मैग्नीज, नमक और यूरेनियम, यूरेनियम भी है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भी यहाँ भंडार हैं कुछ मात्रा में, प्राकृतिक गैस यहाँ क्या है, प्रमुख रूप से जो पाई जाती है, चांदी है, सीसा है। एक तीसरा टॉपिक है कर्नाटक और तमिलनाडु वाला। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये दो क्षेत्र हैं, इनमें प्रमुख रूप से जो लौह अयस्क तो पाया ही जाता है, ये अपने राजस्थान गुजरात वाला, ये राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे ये प्रमुख यहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में और गुजरात में, है ना। ये चांदी है, सीसा है, जस्ता है, अब्रक, मैग्नीज, नमक, यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर पाए जाते हैं।
जबकि जो तमिलनाडु और कर्नाटक वाला हिस्सा है यहाँ पर लोह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, लिग्नाइट जो कोयला है, और जिप्सम, क्रोमाइट के भंडार हैं। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर लोहा अयस्क, मैग्नीज, तांबा, लिग्नाइट, जिप्सम, क्रोमाइट के भंडार हैं। जबकि जो गुजरात वाला इलाका है, ये इलाका है गुजरात और राजस्थान वाला इलाका है, ये गुजरात और ये राजस्थान, इसके अंदर चांदी है, सीसा है, जस्ता है, अभ्रक, मैग्नीज, नमक, यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके क्या है बच्चों, भंडार प्रचुर मात्रा में क्या है, पाए जाते हैं। अब आते हैं अपन केरल, जो पांचवा टॉपिक है केरल, ये केरल वाला इलाका ये। इस मेखला के अंदर यहाँ प्रमुख रूप से, केरल के अंदर यहाँ प्रमुख रूप से पाया जाता है ये केरल, या मोनोजाइट, जाइट, जिकरन और चिकनी मिट्टी प्रमुख रूप से क्या है यहाँ पर पाई जाती है। और लास्ट आ गया हिमालय मेखला, ये ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पर प्रमुख रूप से ये हिमालय वाला इलाका है, ये वाला इलाका रह गया, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से जो हिमालय है, मेखला जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ पर तांबा है, सीसा है, जस्ता है, सुरमा है, ये है ना, निकल है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, ये बेरिलियम के भी भंडार हैं यहाँ पर। ठीक है, ये प्रमुख रूप से क्या है, हमारे भारत के अंदर खनिजों का जो वितरण है, ये मैंने आपको कंप्लीट हुआ, 6 भाग बट गए। एक तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हो गया, तीसरा कर्नाटक, तमिलनाडु वाला इलाका है, ये हो गया, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर एक और रह गई, मुल्तानी मिट्टी भी मिलती है, मुल्तानी मिट्टी और नमक, ये तो है ही। केरल के अंदर ये वाला मोनोजाइट, जिरकन, चिकनी मिट्टी यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। और हिमालय मेखला है, ये जो हिमालय हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये इनमें तांबा, सीसा, जस्ता, सुरमा, निकल और टंगस्टन, ये क्या है, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ओके, थैंक्स।